morning 12th class students. So again we are on this topic. We are discussing about haloalkanes and haloarenes. We have discussed the preparation and the nature of CX bond in haloalkanes. Now we have to discuss about their प्रॉपर्टीज. अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो एज यू ऑल नो, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक में प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो वी विल डिस्कस टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. फर्स्ट आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? देयर अपीयरेंस, देयर फिजिकल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. इसके अलावा और क्या क्या उनका नेचर कैसा होता है, सॉलिबिलिटी कैसी होती है. तो अगर मैं हलोअल्केन्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है सिंपल क्या है, RX है. ठीक है. तो जब इनकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फर्स्ट इनकी फिजिकल स्टेट जो है, ठीक है, जो लोअर मेंबर्स होंगे मीन 3 to 4 वाले जो होंगे, दे विल एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. लोअर मेंबर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? गैसियस स्टेट में. गैसियस स्टेट में जब आप थोड़ा सा हायर जाओगे, 10 तक जाओगे, अप टू 10 कार्बन आइटम कंटेनिंग 10 कार्बन आइटम व्हिच आर प्रेजेंट इन द हलोअल्केन, ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगा? लिक्विड में. और जो हायर haloalkanes होते हैं, हायर मेंबर ऑफ द फैमिली मींस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, दे आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये. ठीक है. अगर इनके कलर की बात की जाए तो ये कलरलेस होते हैं प्योर स्टेज में. किस स्टेट में होते हैं? कलरलेस होंगे सिर्फ प्योर स्टेट में. अगर आप बात करोगे इनकी इम्प्योरिटी की, तो इम्प्योर स्टेट में ये क्या हो जाएंगे? कलर्ड हो जाएंगे. लेकिन प्योर स्टेट में कैसे होते हैं? कलरलेस. उसके अलावा अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, सॉलिड के केस में मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड के केस में बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो जो आपके एल्केन्स होते हैं उनसे तो हाई होगा, एल्केन से हाई क्यों होगा? क्योंकि एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के आप क्या लगा रहे हो? हेलोजन लगा रहे हो. तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से दे आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन. मीन्स अगर आप मीथेन ले रहे हो, तो अगर आपने कोई मीथेन से कोई अल्काइल हैलाइड बनाया है, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. एज यू ऑल नो, जो भी आपके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मासेस. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज. बट एक और चीज याद रखने वाली बात है, आपको 11th वाला याद होगा, दैट branched chain isomers have lower boiling point as compared to straight chain isomer. यहाँ एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ. ठीक है. अब इतना तो आपको पता चल गया कि I will talk about CH3 CH2 Cl. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, इसकी बात करूँ तो इसमें से हाई किसका बॉइलिंग पॉइंट है? इसका ज्यादा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसमें कार्बन आइटम ज्यादा है. बट अगर आप कंपेयर करो इसमें और इस वाले मॉलिक्यूल में, तो किसका ज्यादा होगा? तो भी इस वाले मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो आप देखोगे ब्रांचिंग वाला है या नहीं. ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. क्यों? ब्रांचिंग हो गई तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया. सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, जो इनका आपस में दूसरी, भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते होंगे, ऐसा थोड़ी ना एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे आपस में अटैच है. तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से देयर वन टू वन इंटरेक्शन विल डिक्रीज, व्हिच रिजल्ट इन द डिक्रीज इन boiling point. तो branch isomers have lower boiling point as compared to the straight chain isomer. Due to less surface area, they have less van der Waals interaction. तो आई होप ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट हम आते हैं इनकी सॉलिबिलिटी. ठीक है. आपको याद होगा इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, जो आपका RX का होता है इस पे नेगेटिव आता है, जो भी आपका यहाँ पर कार्बन अटैच है, और ये क्या है? डेल्टा पॉजिटिव. इट मीन्स ये बॉन्ड कैसा है? पोलर. हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं लाइक डिसॉल्व लाइक. वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है? वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है. ठीक है. यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. But alkyl halide being polar in nature are immiscible in water. Means नेचर पोलर है alkyl halide का भी वाटर की तरह, बट ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. क्या रीजन है वाटर में सॉल्युबल ना होने का? इनका रीजन है, एक तो इनका रीजन आप इस कार्बन चेन से दे सकते हो. दूसरा जो कार्बन चेन से दे सकते हो कि कार्बन चेन होती है हाइड्रोफोबिक नेचर में, वो इससे सॉल्युबल नहीं होती. बट वो इतना रिलेवेंट आंसर नहीं होता. रिलेवेंट आंसर क्या होता है? रिलेवेंट आंसर होता है एनर्जी की टर्म्स में. ठीक है. सॉल्युबल होने का मतलब क्या है?
कि इनका बीच का बॉन्ड को ब्रेक हो जाना। भाई कोई चीज सॉल्युबल होगी तो आयंस में ब्रेक हो जाती है, सॉल्युबल तभी तो मानी जाती है। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं तो आपने एक चीज सुनी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो बॉन्ड जब ये इसमें डिसॉल्व होते हैं तो देयर इज नॉट मच रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी विच कैन ओवरकम दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मीन्स जब आप एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है, हमेशा वो उसमें हम ज्यादा मानते हैं फेवरेबल होना। तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी वो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकती। इट मीन्स पहले आप बॉन्ड तोड़ोगे फिर आप किसी तरीके से सॉल्युबल बनाओगे, मतलब अपने आप ही कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। रीजन यही है, द हाइड्रेशन एंथैल्पी विच रिलीज इन दिस प्रोसेस does not overcome the bond dissociation enthalpy of breaking during the breaking of CX bond. So that's why alkyl halides are or haloalkanes are insoluble in water. ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सो टुडे वी हैव टू डिस्कस नाउ there are three chemical properties that we have to discuss. एक तो होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी आपकी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड आपका होगा रिएक्शन विद मेटल। कौन सी होगी? रिएक्शन विद मेटल। ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो हमें डिस्कस करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट। कैसे? हेलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज है तो उस हेलोजन को किसी और न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर देना। एलिमिनेशन मीन्स आपके अल्काइल हैलाइड में किसी चीज को निकालना। आपने ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कहाँ? एल्कीन की, जब हमने 11th में प्रिपरेशन करी थी। और लास्ट आता है आपका रिएक्शन विद मेटल। तो चलिए अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है इसमें सिंपली है रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एक्स बाय एनी। इस न्यूक्लियोफाइल के साथ कुछ होगा वो हम बाद में बात करेंगे। सिंपली इस एक्स को निकाल के उसकी जगह क्या लगा देना? न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स नेगेटिव। ये रिएक्शन है। अब आपके न्यूक्लियोफाइल है वो क्या क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल आपके हो सकते हैं OH नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। OH नेगेटिव के साथ एल्कोक्साइड आयन, RO नेगेटिव को हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। जैसे अगर आप इथेनॉल लो उसमें से H हटा दो तो C2H5O नेगेटिव बनेगा, इथोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलेंगे एल्कोक्साइड, Cn नेगेटिव साइनाइड, ठीक है, या नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं इसे जब, अच्छा साइनाइड लिखो। उसके बाद Nc नेगेटिव, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके अलावा NO2 नेगेटिव, ये सारे आपके क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये सारे? न्यूक्लियोफाइल। NO2 नेगेटिव नाइट्रो, ठीक है, और ONO नेगेटिव, इसे बोलते हैं नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। OH नेगेटिव आ गया, RO नेगेटिव भी किसी से OH नेगेटिव के लिए आप ले सकते हो। आपने अल्कोहल ही ले लिया, ठीक है, H2N कोई बेस ले लिया, NaOH ले लिया, उसमें से OH नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कोई भी Cn कंटेनिंग KCl ले लिया, उसमें से Cn आ जाएगा। AgCN ले लिया, ठीक है, KNO2 ले लिया। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होंगे आपके रिएक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और बड़ी बात है, आप देखिए इनके नाम में डिफरेंस, यहाँ Cn माइनस है, यहाँ Nc माइनस है, ठीक है। मीन्स दोनों के इन न्यूक्लियोफाइल्स को हम बोलते हैं क्या? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दैट विल हैव टू डोनर साइट्स बट कैन अटैक थ्रू ओनली वन एट वन टाइम। मीन्स अगर आप सपोज करो Cn लिया है, मैंने कोई भी लिया है प्लस Cn नेगेटिव, ठीक है, मैंने KCN लिया है, तो अब मैंने देखा कि मेरा Cn ये Cn से के थ्रू भी अटैच, कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकता है इस R ग्रुप से, और ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, लेकिन एक रिएक्शन में एक ही साइड से वो अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक नहीं करेंगे। तो वो आपके होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू डोनर साइड बट कैन अटैक ओनली थ्रू वन
एट वन टाइम। वो हम आगे इक्वेशन में पढ़ेंगे कौन सी साइड कैसे ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लगाओ और उसका रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पर हमें मेन क्या पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा वो दो तरीके से होती है, ठीक है। मैं यहाँ इरेज कर रही हूँ, यही लिख रही हूँ मैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से होती है, एक तो होता है SN1 और दूसरी होती है SN2। SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उल्टा पढ़ो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है, तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। इट मीन्स एक ही रिएक्टेंट की एक की कंसेंट्रेशन पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। और SN2 का मतलब क्या है, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी दो स्पीशीज की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ SN1 को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यूनिमॉलिक्यूलर जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन जब हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी किया साइंटिस्ट ने, इसके मैकेनिज्म में इन्होंने क्या देखा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल सी रिएक्शन ले रही हूँ। सपोज करो ये एग्जांपल लिया हुआ है, टेट्राहाइड्रली मैंने शेप बताई है, ठीक है। यहाँ Cl लिख दूँ। क्या नाम है इसका कंपाउंड का, अगर आप इसका कॉमन नेम देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। और इसका IUPAC नेम देखें तो 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन नाम है इसका। अब इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, NaOH इन द एक्वस स्टेट। किस स्टेट में, एक्वस। ये हमेशा याद रखना है, NaOH और KOH जो भी लेते हो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों होना चाहिए, आगे एलिमिनेशन रिएक्शन में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एक्वस स्टेट में हुआ तो ठीक है, तो आपके रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा CH3C, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। मीन सिंपल क्या हुआ, Cl हटा के OH लगाया, साइड टू साइड लिखो मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर OH हटा के Cl को हटा के OH लगाया, ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, वहां पर देखते हैं कैसे हमें पता चला ये यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म में जो हम सबसे पहले देखते हैं वो हम देखते हैं NaOH आपने एक्वस लिया है, तो एक्वस का मतलब है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Na++OH नेगेटिव। ये तो होगा ही होगा, ये तो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। NaOH एक्वस का मतलब क्या होता है, Na++OH नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही आप इसे उस टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में डालते हैं तो क्या होता है, मैकेनिज्म का जो मेन फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेप होता है सिंपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बनता है आपका, कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो रिएक्शन में देखिए कुछ किसी चीज का अटैक नहीं हो रहा, सिर्फ क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। यहाँ पर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सिंपल बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की आपको शेप पता है क्या होती है, प्लेनर। कौन सी शेप होती है, प्लेनर। और ये वाला जो कार्बन होता है कार्बोकेटायन में, ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज क्या सा, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, सॉरी Cl था यहाँ, प्लस Cl नेगेटिव। और ये वाला जो स्टेप होता है दैट इज स्लो स्टेप। कौन सा होता है ये स्टेप, स्लो स्टेप होता है। और हमने रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा दैट स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी आपके रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर देखो हाउ मच रिएक्टेंट इज, हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट तो मुझे दिख रहा है, ये वाला। इट मीन्स कि आप कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी रिएक्टेंट लो, यहाँ पर एक ही तो रिएक्टेंट आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल लो। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मैं थोड़ा सा ऊपर चल लिख रही हूँ उसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसके बाद मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो आपका रेट है, it is directly proportional to concentration of the reactant only. And how many reactant are there, only one, that is your alkyl halide. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ alkyl halide। तो as
द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका कार्बोकेटायन बना है, ठीक है, इस कार्बोकेटायन पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है दैट इज योर OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, OH CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। अब इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, मैंने OH यहाँ Cl यहाँ से हटाया, यहीं पर OH लगा दिया, ठीक है, मैं इस OH को इधर की साइड भी लगा सकती हूँ। कैसे लगा सकती हूँ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। अब जरा हम थोड़ा सा इसकी यहीं से स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आगे हम और डिटेल में थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट SN2 में वो हमें ज्यादा जरूर पढ़ना है अभी, तो इसलिए मैं SN1 का भी थोड़ा सा साथ साथ बता रही हूँ। ये मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप सबसे पहली बात सुनिए, मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ऐसा ही एग्जाम्पल क्यों लिया कि जिसमें टर्शियरी कार्बोकेटायन हो। तो हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक में वही रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है जिसमें जो इंटरमीडिएट बने वो कौन सा बने, स्टेबल बने। इंटरमीडिएट स्टेबल होने का मतलब क्या, वो बन रहा है, वो थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर कोई भी चीज आके अटैक कर सकती है। लेकिन कोई इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने का मतलब है वो इजिली बनेगा ही नहीं, अनस्टेबल है तो बहुत जल्दी वापस से किसी और चीज में ब्रेक हो जाएगा या वापस से रिएक्टेंट अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो हमेशा ऑर्गेनिक में सिर्फ वही रिएक्शन फेवरेबल होती है जिसमें आपके जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या बनते हैं, स्टेबल। जैसे इंटरमीडिएट हो गया आपके कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। तो जो आपकी SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एक तो आपके किस पे, आपके नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। अगर आपका कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तभी ये रिएक्शन फास्ट होगी। इसलिए इस रिएक्शन को समझाते हुए हमेशा जो हम एग्जांपल लेते हैं वो टर्शियरी कंपाउंड का लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वहीं से हम शुरुआत करते हैं। रीजन यही है, इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है और जो कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा वही रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होगी, ज्यादा इजिली होगी। इट मींस जो भी आपकी SN1 रिएक्शन है, ठीक है, ये स्टेप यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब जरा एक चीज सुन लीजिए, ठीक है, जो भी आपकी SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट डिपेंड्स अपॉन सबसे पहला क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही ज्यादा SN1 रिएक्शन उसमें एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसलिए हम दो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा क्या, रिएक्शन का रेट ज्यादा। और दूसरा डिपेंड करता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX, ठीक है। मीन्स जो भी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है उसकी स्ट्रेंथ पे, और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों केसेस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली SN2 में भी है RI, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF, ठीक है। इसका बॉन्ड RI की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, RBr की, उससे कम RCl की, और RF का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी, RI में, ठीक है। यहाँ पर हम कार्बोकेटायन का कंपैरिजन नहीं करके, यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड में कंपैरिजन कर रहे हैं। क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अगर सपोज करो एक तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, एक तो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है एक ये कंपाउंड है और एक कंपाउंड है। पूछा जाए किसमें ज्यादा फास्ट होगा SN1 रिएक्शन, तो ऑब्वियसली बात है, आप देखो, आप Cl को हटा के रफली वहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा के देखो, ठीक है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो दो कार्बन
कार्बन से अटैच, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो 3 कार्बन से अटैच। इट मींस ये टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये सेकेंडरी। ऑर्डर आपको पता होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा केटायन होता है? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। याद ना हो तो बता दो, कार्बोकेटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और जो ये CH3 ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से दे विल मेक द कार्बोकेटायन स्टेबल। तो टर्शियरी, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा फास्ट होगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन वाले में। अब दूसरा क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इस पे पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी आपको दे दिया, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, और एक पूछा जाए इस तरीके से। अब देखो, दोनों के केस में सेकेंडरी कार्बोकेटायन टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा दोनों केस में, लेकिन अब डिफरेंस क्या है? हैलोजन एटम्स का। तो अब पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा फास्ट होगा, तो इस वाले में, बिकॉज दिस C एंड I बॉन्ड इज वीक, सो I माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप। जो I माइनस है वो बेटर लीविंग ग्रुप है। यहाँ पर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसलिए हम कहते हैं I नेगेटिव इज द बेटर लीविंग ग्रुप। तो ये आपको दो ऑर्डर याद रखने हैं कि SN1 रिएक्शन जो रेट होता है दैट विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कैसे, कौन से वाले? I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो अगर Ci बॉन्ड है, I नेगेटिव सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। तो ये आपका डिपेंड करेगा इन चीजों पे। अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी मैंने बोला, सेकंड वाला आई होप समझ में आ गया होगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब हम जरा कार्बोकेटायन की और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कार्बोकेटायन में सपोज करो आपको ये दो चीजें दी हुई हो, एक तो ये वाला कंपाउंड दिया हुआ हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हो जाएगी, एक आपको ये वाला कंपाउंड दिया हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हो जाएगी, और एक आपको ये वाला एल्काइल हैलाइड दिया हो। तीनों में सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, तीनों में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन तीनों में कौन सा होगा? SN1। वो मैं आपको बता रही हूँ क्यों होगा। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है? पहले क्या बनना? कार्बोकेटायन, ये यहाँ जाना और ये यहाँ जाना। ये 3 केस मैंने लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कार्बोकेटायन। पहले मैंने बेंजाइल क्लोराइड लिया, दूसरा मैंने एलाइल क्लोराइड लिया, और तीसरा मैंने टर्शियरी क्लोराइड लिया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गए मेरे। अब आप इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक करो, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। आपका होगी टर्शियरी, पर आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो बहुत अच्छे से 11th में पढ़ाया था कार्बोकेटायन, और वहां बताया था सबसे बड़ा फैक्टर स्टेबिलिटी का आता है एरोमेटिक कंपाउंड में, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड और लोन पेयर, और सबसे कम किसका इफेक्ट होता है? एल्काइल ग्रुप का। इट मींस फर्स्ट वाला कंपाउंड, फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या एग्जिस्ट करेगी? रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी। इन द सेम वे इसमें भी क्या एग्जिस्ट करेगी? रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अगर याद ना हो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, दोबारा से 11th याद कर लो, कॉपीज दोबारा खोल लो, वहां पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की ऑर्डर किस तरीके से लिखवाए थे और क्यों लिखवाए थे, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये टॉपिक मैंने, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका बेंजाइल क्लोराइड है उसमें भी कौन सी रिएक्शन ही होगी? SN1 होगी, कि उसमें जो कार्बोकेटायन बनता है बेंजाइल कार्बोकेटायन दैट इज वेरी स्टेबल। इट मींस इससे पहले भी आ जाता है आपका एलाइल ग्रुप, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल। कौन सा होता है? बेंजाइल हैलाइड, उसके बाद एलाइल हैलाइड, फिर टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये ऑर्डर इस तरीके से बनेगा, ना कि टर्शियरी से स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो अच्छे से SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मैंने एग्जाम्पल बोला कि मैं उसकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊंगी, तो चलिए मैं थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बता देती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने जो एल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। आपको इन बॉन्ड्स के बारे में पता होगा, इन बॉन्ड्स के बारे में आई होप यू नो वेरी वेल। ये इस तरीके से बॉन्ड है, यहाँ पर मान लो Cl लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन।
ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर। तो ये प्लेनर में तो ये वाली लाइन आपकी वेनिश हो जाएंगी, सिंपल एक प्लेन स्ट्रक्चर आ जाएगी इस तरीके से, CH3 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, एक प्लेन में आ गया। ठीक है, किस तरीके से, एक मिनट रुकिए, पहले बॉन्ड ऐसे थे, सपोज करो ये सेंटर में कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सेंटर में क्या है, कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, ये बाहर की तरफ Cl और पीछे की तरफ दूसरा CH3 इस तरीके से था। अब जब मेरा कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर। तो एक तरीके से आप ट्रायंगल समझ लीजिए, इस तरीके से एक प्लेन हो गया। ठीक है, सेंटर में कार्बन है, एक एटम ऊपर है, एक इधर है और एक इधर है, मतलब इस तरीके से प्लेन में स्ट्रक्चर आ गई। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, प्लेनर मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर क्या आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के। प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया, इस तरीके से प्लेन में आ गया। ठीक है, बिल्कुल प्लेन में आ गया, ये बीच वन है ऐसे प्लेन हो गया। अब क्या करेगा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है। तो यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पर देखना, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से भी आके लग सकता है और वो बैक साइड से भी आके लग सकता है या नहीं, दोनों तरीके से। वो सामने से आके भी लग सकता है और वो बैक साइड से भी आके लगेगा। जब इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। किस तरीके से, अभी ये प्लेन में इस तरीके से, जब आपका सामने से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी बेंट। तो वही वाली स्ट्रक्चर आ गई ना आपकी, ये देखिए, एक मिनट रुकिए। जब आपका ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब आपका सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, सामने से न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो क्या कर देता है, थोड़ा सा इसे बेंड कर देता है। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। देखिए कैसे, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के पास रास्ता है कि वो पीछे से भी अटैक कर सकता है इजीली। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यही प्रोडक्ट के बारे में मुझे आपको बताना था। प्रोडक्ट कौन कौन सा भी मिल सकता है, प्रोडक्ट ये वाला भी हो सकता है कि OH यहाँ पर ही लगे, ठीक है, CH3। और प्रोडक्ट और कौन सा भी हो सकता है, प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तो आपका क्या रहे, CH3, और यहाँ पर आपका क्या रहे, OH रहे। ठीक है, तो यानी भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है इस केस में। तो क्यों मिलता है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर। ये डिटेल में बात हम आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब हमें इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है अलग से, तो वो हम तब डिस्कस करेंगे। पर थोड़ा सा ये आइडिया आपको यहीं तक होना चाहिए अभी से ही। पर सबसे मेन स्टेबल आप याद करो, SN1 के ऑर्डर, आपको रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, SN1, वो आपको मेन याद रखना है इस केस में। ठीक है, अब हम चलते हैं SN2 रिएक्शन पे। किस पे चलते हैं अब हम, SN2 पे। SN2 मैकेनिज्म पे चलते हैं। SN2 मैंने आपको बोला, इट इज अ बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे देख लेना मैंने क्या लिया है, ये लिया है मैंने एग्जाम्पल, मैंने लिया है CH3Cl, सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल लिया है CH3Cl। इस पर मैं OH नेगेटिव का अटैक कराती हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा साइड में बनाती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 क्यों है मैं अभी आपको बता दूंगी। ये देखिए, ये H, ये Cl, यहाँ पर OH नेगेटिव आएगा। लेकिन हमेशा आप देखोगे इस रिएक्शन में OH नेगेटिव आपको सामने नहीं पीछे लिखा मिलेगा। पीछे मतलब जहां पर हेलोजन लिखा हुआ है उससे अपोजिट साइड। उसका रीजन आप देख लीजिए, कभी भी इसमें क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 मैकेनिज्म की तरह टू स्टेप रिएक्शन नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं इसे बायोमॉलिक्यूलर, बिकॉज आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ योर एल्काइल हैलाइड और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों पे आपका डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप अगर OH माइनस को इधर से अटैक कराओगे तो इधर से अटैक करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सामने से जिधर की साइड Cl लगा हुआ है वहां से वो कभी भी अटैक नहीं करेगा। उसका रीजन है Cl विल आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए SN2 में हमेशा बैक अटैक फेवरेबल किया जाता है। और जब ये बैक अटैक होता है तो एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है आपका,
पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से। ये डैश डैश बॉन्ड मतलब Cl टूट रहा है और OH नेगेटिव का बॉन्ड इससे अटैच हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपका Cl माइनस निकल जाता है और OH इधर आ जाएगा, H और यहाँ पर H, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जिस साइड Cl था उससे अपोजिट साइड OH लगा है, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन्वर्जन की, इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की थोड़ा सा। उससे पहले हम देख लेते हैं मैंने यहाँ पर CH3Cl ही क्यों लिया। अब आप देखिए इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, यहाँ पर मैंने लिया है CH3Cl, ठीक है। इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है यहाँ पर। अब मैं सपोज करूँ यहाँ H को हटा के CH3 लगा दूं, कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए पहले जो जहां सिर्फ हाइड्रोजन था, अब मैंने CH3 की Cl की जगह मैंने क्या ले लिया है, CH3 CH2 Cl, यानी पहले जहां हाइड्रोजन था उसकी जगह मैंने CH2 ग्रुप लगा दिया। अब न्यूक्लियोफाइल के जाने के लिए कम जगह बची या नहीं बची? अब यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ और तीसरा H लगा दूँ यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल के जाने के लिए और कम जगह बची या नहीं बची? इट मीन्स जैसे जैसे कार्बन के सराउंडिंग में ग्रुप बढ़ते जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे SN2 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए हम दो टाइप के मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है, तो वो SN1 के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, वहां पर इजिली वो बैक साइड फेवरेबल अटैक कर पाएगा। इसीलिए जब हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसमें सबसे पहला होता है CH3Cl, ये कोई प्राइमरी है, उसके बाद होता है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी और देन टर्शियरी। तो ये इसका ऑर्डर है। SN2 रिएक्शन के केस में लिविंग ग्रुप की अगर बात करें CX बॉन्ड तो वो वही रहेगा जो हमने SN1 में पढ़ा है। तो आई होप आपको थोड़ा सा SN2 SN1 समझ में आया होगा। इसकी जो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन की। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।